Hello students, welcome to Study Campus. Today's our topic is the Pushyabhuti dynasty. It means what? This dynasty is after the Gupta period. So whatever we have studied in Gupta period and now we have to study in the post Gupta period. The first topic is Pushyabhuti dynasty. अभी देखते हैं कि पुष्यभूति डायनेस्टी बेसिकली इसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि गुप्ता पीरियड के बाद जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि फिर से धीरे धीरे करके बहुत सारे स्मॉलर किंगडम्स स्टैब्लिश हुआ। उसमें से एक किंगडम का नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी। द फर्स्ट थ्री रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी नारावर्धन, राज्यवर्धन एंड आदित्यवर्धन आर गिवन द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। It shows that these rulers were initially feudal lords under Gupta kingdom and subsequently the Huna kingdom। देखिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताया था कि स्कंद गुप्ता के टाइम में जो फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, फ्यूडल इन द सेंस सामंतवादी, जिसमें लोकल लेवल पे जो लैंडलॉर्ड होते थे वो मिलिट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करने लगे और वो अपना पावर कंट्रोल खुद से करने लगे, मतलब लोकल लेवल पे खुद से एडमिट करने लगे, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता था। तो उसमें से एक फ्यूडल लॉर्ड था जिनका नाम था नारावर्धन, उनके बाद राज्यवर्धन एंड उनके बाद आदित्यवर्धन। ओके, तो पहले वो गुप्ता किंगडम में जो गुप्ता रूलर्स थे उनके अंडर रहते थे। बाद में जो है जो हुन्स बताया था, एक ट्राइब था जो बाद में इंडिया पे अटैक किया था, उनके अंडर वो लैंडलॉर्ड जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं उनके अंदर काम करते थे। लेकिन उनके बाद जो है आदित्यवर्धन का बेटा, उनका बेटा का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन स्टैब्लिश्ड दिस डायनेस्टी। सो आदित्यवर्धन सन्स प्रभाकर वर्धन फ्रॉम 583 AD to 605 was the first ruler of the dynasty to assume the title Prambhakt। अरे प्रमभट्टरक इन द सेंस महाराज धीराज। तो ये महाराज धीराज का जो टाइटल है वो प्रभाकर वर्धन ने लिया था। ही डिफीटेड हुनास, सिंधु किंग्स, गुर्जर्स, द लॉर्ड ऑफ गंधारा एंड द किंग्स ऑफ मालवा, ये सबको हराया था। हिज डिजायर फॉर कंक्वेस्ट वॉज इवेंचुअली कैरिड आउट बाय हिज यंगर सन हर्षवर्धन। ओके, प्रभाकर वर्धन के जो बड़े बेटा था जिनका नाम राज्यवर्धन था, उनकी एक बेटी भी थी राजश्री। तो राजश्री की जो शादी है वो मुखारी किंग गृहवर्मन के साथ कर दिया था। तो प्रभाकर वर्धन हैड मेड अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द मोखारीज बाय गिविंग इन मैरिज हिज डॉटर राजश्री टू गृहवर्मन। गृहवर्मन जो मोखारी का रूलर था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंगेजमेंट the Maukari nobles on the death of their last king Grihvarman requested Harsha, the reigning Pushyabhuti king, to unite his kingdom with the Maukari kingdom and rule from कन्नौज। देखिए हुआ ये था कि राजश्री जिनका शादी ग्रहवर्मन के जो मौखारी किंग जिनका कैपिटल था कन्नौज उनके साथ कर दिया गया था। और शादी के कुछ दिनों के बाद गौड़ा डायनेस्टी जो बंगाल का डायनेस्टी था उनका एक रूलर था शशांक ग्रहवर्मन पे अटैक किया था और उनकी वाइफ राजश्री को लेके चला गया था। उनकी वाइफ जब लेके चला गया था तो राजश्री का जो बड़ा भाई था राजवर्धन, उस टाइम में पुष्यभूति डायनेस्टी का राजा था। तो राजवर्धन अपने बहन को छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन उसी टाइम में उनका जो लड़ाई है वो देवपाल से हो जाता है और देवपाल जो कि शशांक का दोस्त रहता है, देवपाल उस टाइम में मारा जाता है। लेकिन शशांक जो है वो राज्यवर्धन को मार देता है। राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन जो है अपने सिस्टर को रेस्क्यूट भी करवाते हैं और साथ साथ पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर भी कर लेता है। तो बाद में ये जो डायनेस्टी था मोखारी वो भी पुष्यभूति डायनेस्टी में मर्ज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस engagement, the Maukari nobles on the death of their last king Grahvarman requested Harsha, the reigning Pushyabhuti king, to unite his kingdom with the Maukari kingdom and rule from Kannauj। Prabhakar Vardhan was succeeded by his elder son Rajyavardhan, but shortly
he was killed in a battle with Shashanka of Gauda. Whatever I had told you. He was succeeded by Harshvardhan, his younger brother, who was actually elected to the throne by the मंत्री परिषद. हर्षवर्धन, देखिए ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर एंड ही रूल्ड फ्रॉम 606 AD to 647 AD. Hyun Shang informs us that Harsha was reluctant to take the responsibilities of kingship. मतलब ये जो ह्यून शैंग एक चाइनीज पिलग्रिमेज था जो हर्षवर्धन के टाइम में हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, और वो एक शी यू की करके एक बुक लिखा था. उस बुक में कुछ रिकॉर्ड है. उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हर्षवर्धन स्टार्टिंग में वो शासन के खिलाफ थे, मतलब वो शासक बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको मंत्रिपरिषद के लोगों ने फिर से शासक बनाया क्योंकि राजवर्धन का डेथ हो चुका था. He belonged to the Pushyabhuti family and was the son of Prabhakar Vardhan, originally the feudatories of Gupta. Whatever I told you. Rajvardhan succeeded Prabhakar Vardhan. Grihvarman, the Makhari ruler of Kannauj and husband of Rajsri. Rajsri was daughter of Prabhakar. Was murdered by Devagupta, the ruler of Malwa. तो देवगुप्ता जो है वो सपोर्ट किया था. किसको सपोर्ट किया था उसने? गौड़ा को. गौड़ा डायनेस्टी का जो रूलर था शशांक, उनको सपोर्ट किया था. देवगुप्ता इन अलायंस विद शशांका रूलर ऑफ गौड़ा एंड बंगाल ऑक्यूपाइड कन्नौज एंड इम्प्रिजन्ड राजश्री. राजश्री को लेके चला गया था. उनको छुड़ाने के लिए राजवर्धन गया था, लेकिन राजवर्धन जो है देवगुप्त को तो मार दिया, लेकिन शशांक के हाथों मारा गया, लेकिन उनका बदला उसका छोटा भाई हर्षवर्धन ने लिया. सो राजवर्धन अंडरटुक अ कैंपेन अगेंस्ट देवगुप्ता एंड किल्ड हिम बट वॉज डिसीव्ड एंड किल्ड बाय शशांक. Harsha now succeeded his brother at Thaneshwar. He brought most of north under his control and assumed the title of शिलादित्य. तो शिलादित्य का जो है वो टाइटल लिया था क्योंकि नॉर्थ में वो बिहार से लेकर के पंजाब तक का जो रीजन है वो टोटली सब के सब वो कैप्चर कर लिया था. ओरिजिनली दे बिलोंग टू थानेश्वर बट शिफ्टेड टू कन्नौज which after his death was won from his successor by the प्रतिहार्स. प्रतिहार के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में देखेंगे कि बाद के टाइम में जो है वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स आया था. गुर्जर प्रतिहार किंगडम, राष्ट्रकूटा किंगडम एंड पाला किंगडम. बेसिकली हर्षवर्धन ब्रॉट 5 इंडीज अंडर हिज कंट्रोल: पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. तो वेस्ट में पंजाब से लेकर के ईस्ट में ओडिशा तक का जो लैंड है वो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया था हर्षवर्धन ने. इसलिए आई होल इंस्क्रिप्शन इट वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति एंड रवि कीर्ति वॉज पोएट ऑफ पुलकेशिन II. पुलकेशिन II वॉज द रूलर ऑफ चालुक्य. तो चालुक्य का रूलर जो पुलकेशिन II था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी. उनका एक पोएट था जिनका नाम था रवि कीर्ति. रवि कीर्ति ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा है एहोल में. उसमें मेंशन है हर्षवर्धन इज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया. ऐसा नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड माना गया, भगवान माना गया. हर्षा यूज्ड टू सेलिब्रेट अ सोलेम फेस्टिवल एट प्रयाग इलाहाबाद एट द एंड ऑफ एवरी 5 years. बेसिकली स्टार्टिंग में वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद के टाइम में जो है जब ह्यून शैंग इंडिया में आया था और वो बुद्धिज़्म के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो उसके बाद वो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था. He was a great patron of learning and established a large monastery at Nalanda. बानभट्ट who adored his court wrote हर्षचरित्र. बानभट्ट एक्चुअली उनका पोएट था, कोर्ट पोएट था, तो उसने कुछ बुक लिखा था. उसमें था हर्षचरित्र, पार्वती परिणय एंड कादम्बरी. हर्षा वो हिमसेल्फ रोट 3 plays: प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा. देखते हैं हर्षवर्धन का जो आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर में जो टेरिटरी है, सो दिस टेरिटरी वॉज अंडर हर्षवर्धन. हर्षवर्धन फ्रॉम ओडिशा, बिहार टू पंजाब, ये सारे के सारे टेरिटरी को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था. जबकि स्टार्टिंग में शुरू में सिर्फ इतना पार्ट, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना पार्ट जो था वो क्या था, पुष्यभूति डायनेस्टी में बिलोंग करता था. लेकिन बाद के टाइम में हर्षवर्धन जो है इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सपैंड किया था.
ठीक है। तो वो मिलिट्री कन्क्वेस्ट में बहुत सारे ऐसे न्यू रीजन्स को उसने जीत लिया था। हर्षवर्धन, बुद्धिज्म ड्यूरिंग हर्षाज रेन। क्या क्या बुद्धिज्म था देखते हैं। पुराणवर्मन of Magad, the last of the race of Ashoka, was one of the vassal of Harsha. Vassal in the sense slave बोल सकते हैं, उसके अंडर काम करने वाला. He is reputed to have brought back to life the Bodhi tree cut down to its root by Sashanka by watering its root with the milk of 100 cows. Harsha's brother and sister were ardent Hinayana Buddhists, and he himself developed strong learning towards Mahayana Buddhism after he came in contact with Yun Shang. Though the Chinese traveler Yun Shang counted nearly 2 lakh Buddhist monks, yet it is clear that Buddhism was clearly on the path of decline against the resurgent Puranic Hinduism. मतलब कि जो पुरानिक हिंदुज़म जिस तरह से इस टाइम में फ्लरिश हो रहा था, बढ़ रहा था, इसके कारण जो है उस टाइम बुद्धिज़्म वो मतलब डिक्लाइन होने के कगार पे था और डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो चुका था. इन हर्षाज टाइम जैनिज्म वॉज प्रिवेलेंट ओनली इन द प्लेसेस लाइक वैशाली एंड ईस्टर्न बंगाल. In spite of losses due to accidents and robbery, Yun Shang took with him to China 150 pieces of Buddha's Bodily relics, many images of teachers in gold, silver and sandalwood, and 657 volumes of manuscripts carried upon 20 horses. In this period, Tantrism in both Hinduism and Buddhism came to the forefront. देखिए यहाँ पे ह्यून शैंग जो है सुयुकी मीन्स माई लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जो है एक बुक लिखा था चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यून शैंग बेसिकली बहुत सारे जो है इंडिया से बुद्धाज का इमेज लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो उसको लूट लिया गया. देखिए खुद अराउंड 150 पीसेस ऑफ बुद्धाज जो रिलिक्स था उसको वो वहाँ पे लेके गया. तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि उस टाइम में रॉबरी नहीं होता था, लेकिन रॉबरी उस टाइम में होता था, उस टाइम में भी डकैती होता था. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा. नथिंग इज नोन ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा अंटिल 730 AD, when Yashovarman, who may have been a Mukhari king, was ruling there. Yashovarman was a famous monarch who sent an embassy to China in 731 AD. Samanta system, that is feudal system. Samanta system emerged in the post-Gupta period, and by the time of Harshvardhan, it was widely prevalent all over North India. Harsha relied more on personal supervision than on an organized bureaucracy. तो इसी कारण वो कभी कभी जो है वो प्रजा में घूमने के लिए भेष बदल के जाते थे और देखते थे प्रजा में किस तरह की स्थिति है और क्या प्रॉब्लम्स है. तो वो सेल्फ सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा करते थे. वो देयर सीम्स टू हैव बीन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच wielded real power on occasions. According to Yun Shang, the officers received their salaries in kind, in grants of land, and were paid according to their work. मतलब गुप्ता पीरियड में जो सैलरी मिलता था वो कैश में मिलता था, लेकिन हर्षवर्धन पीरियड में जो सैलरी मिलता था वो ऑलमोस्ट लैंड में मिलता था, उसको ज़मीन दिया जाता था. Treason against the king was punished by lifelong imprisonment. Taxation was light and 1/6 was the royal share of the land revenue from the people. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के कंपेयर में यहाँ का जो पनिशमेंट था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सीवियर था, और लेकिन टैक्स सिस्टम थोड़ा कम उतना ज़्यादा नहीं था. 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस लेते थे. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड archives shows the enlightened character of the administration. Harsha governed empire on the same line as the Guptas did, except that his administration had become more feudal and decentralized. एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्यूडलिज्म जो है वो गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका था. तो हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ही कम था. लैंड ग्रांट्स कंटिन्यू टू बी मेड टू प्रीस्ट्स फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड टू द स्टेट.
तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण को इस टाइम में लैंड डोनेशन, जिसको दैव्य भूमि के नाम से जानते थे, उनको इस टाइम में बहुत ही लार्ज स्केल पर दिया जाता था। इन एडिशन हर्षा इज क्रेडिटेड विद द ग्रांट ऑफ लैंड टू द ऑफिसर्स बाय कैरेक्टर्स एज इन केस दे अग्रहारा लैंड। देखिए जो ज़मीन, अगर अभी ये क्वेश्चन आता है कभी कभी यूपीएससी में कि अग्रहारा वर्ड जो मेंशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये समझ लीजिए अग्रहारा लैंड मीन्स वर्ड कि ऐसे लैंड जो सैलरी के बदले में जो ऑफिसर्स को मिलता था उसको अग्रहारा लैंड बोलते थे। द चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यूमन शैंग इन्फॉर्म्स अस दैट द रेवेन्यूज ऑफ हर्षा वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। One part was earmarked for the expenditure of the king, a second for scholars, a third for the endowment of officials and public servant, and a fourth for religious purpose। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी टैक्स मिलता है उसको 4 भाग में वो डिवाइड करते थे। He also tells us that ministers and high officers of the state were endowed with land. The feudal practice of rewarding and paying officers with grants of land seems to have begun under Harsha. This explains why we do not have too many coins issued by King Harsha. In the empire of Harsha, law and order was not well maintained. The Chinese pilgrimage Yuanshang, about whom special care may have been taken by the government, was robbed of his belonging, although he reports that according to the law of the land severe punishments were inflicted for crime। सीवियर पनिशमेंट होने के बाद भी वहाँ पे रॉबरी होता था। इससे मालूम पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं था इनके टाइम में। रॉबरी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सेकेंड ट्रीजन फॉर which the right hand of the robber was amputated. But it seems that under the influence of Buddhism, the severity of punishment was mitigated and criminals were imprisoned for life. Harsha is called the last great Hindu emperor of India, but he was neither a staunch Hindu nor the ruler of the whole country. His authority was limited to North India, except Kashmir, Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Orissa were under his direct control, but his sphere of influence spread over a much wider area. It seems that the peripheral states acknowledged his sovereignty. Harsha was unable to extend his power in eastern and southern India. In eastern India, he faced opposition from the Shaivite king Shashanka of Gauda, who cut off the Bodhi tree at Bodh Gaya, but Shashanka's death in 619 put an end to his hostility. Harsha's southward march was stopped on the bank of Namda river by the Chalukyan king Pulkesin II in 620 AD, who ruled over a great part of modern Karnataka and Maharashtra with his capital at Badami in the modern Bijapur district of Karnataka. Pulkesin II bestowed the title of the lord of the entire north of him। देखिए 620 में पुलकेशिन II वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक आप समझ सकते हैं इस रीजन में चालुक्य किंगडम था। तो नर्मदा नदी के किनारे पे एक लड़ाई हुई थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जीतने के बाद हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ कूच किया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पे दोनों आमने सामने हो गए और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। हारने के बावजूद भी उनके बारे में पुलकेशिन II ने अपने ही इंस्क्रिप्शन ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि हर्षवर्धन वॉज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। इवेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर्षाज रेन आर डिस्क्राइब्ड इन चाइनीज सोर्सेस। Shang emperor of China Taizong sent an ambassador to Harsha's court in 643 and again in 647. On the second occasion, the Chinese ambassador found that Harsha had died and that the throne had been usurped by the underserving king. The Chinese ambassador rushed to Nepal and Assam and raised a force with which the allies of Harsha defeated the usurper, who was taken to China as a prisoner. The kingdom of Harshavardhan disintegrated rapidly into small states after his death. The three border states of Assam, Nepal and Kashmir resumed their independence. Northern India was divided among several
राजपूत स्टेट। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो राजपूत एरा, राजपूत स्टेट कैसे डिवाइड हुआ था। तो राजपूत तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है 3 राजपूत किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रकूटा बेसिकली साउथ इंडिया मतलब महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। देन गुजर प्रतिहार जो गुजरात के कुछ पार्ट और राजस्थान एंड बंगाल बिहार में जो था वो पाला रूलर। तो ये 3 जो ऐसे राजपूत डायनेस्टी था। उनके बाद तो बहुत सारे डायनेस्टी है, जैसे तोमर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Villages was divided into groups of 10 for the purpose of assessment in the Deccan and in the groups of 12 or 16 in the northern region. The power and privileges of the feudatories were clearly on the rise in this period, and the biggest casualties were the lower classes and women. The relationship between the village authorities and the feudatories was clearly defined. Brahmins were granted tax-free lands as well as many privileges along with it. तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म को इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था। The beginning of the practice of the making religious grants roughly synchronizes with the date of the earliest epic and the Puranic descriptions of the Kali Yuga or the age of social crisis. Grant of land were made to the priests and the temples and later to royal officers along with fiscal and administrative immunities which undermined the authority of the state. The fiscal concessions accompanying the land grants included the royal right over salt and mines, which were royal monopolies in the Mauryan period and evidently signs of sovereignty. Now villages were granted in perpetuity to beneficiaries, often with the administrative right. The recipients of land grants in North India were empowered to punish thieves and other criminals. In Central and Western India from the 5th century onward, they were also given the right to try the civil cases. Now, हम देखते हैं माइंड मैप। तो ये माइंड मैप जानना जरूरी है। पुष्यभूति डायनेस्टी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग माइंड मैप के थ्रू देख लेते हैं, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर, जो मेन फाउंडर है, वैसे तो देखा जाए तो इनके पहले 3 और रूलर आ चुके थे, लेकिन वो लोग फ्यूडल थे, लेकिन ये रियल में इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। उनके चिल्ड्रन थे 3 बेटे, 2 बेटा और 1 बेटी थी। राजवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन उनसे छोटा था एंड राजश्री बेटी थी। राजश्री का शादी गिरिवर्मन जो मुखारी के राजा थे उनसे किया था। ही वॉज किल बाय शशांक, जो शशांक गौड़ा डायनेस्टी का रूलर था, उसने मार दिया था एंड राजश्री को भगा कर ले गया था, उसको अबडक्ट कर लिया था। उन्हीं को छुड़ाने के लिए जब गया था तो वो राजवर्धन देवगुप्ता को मार दिया था, जो कि देवगुप्ता उस टाइम में कन्नौज का रूलर था। लेकिन उनको मारने के बाद राजवर्धन को शशांक ने मार दिया। तो राजवर्धन वॉज किल बाय, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, राजवर्धन वॉज किल बाय शशांक। मिलिट्री कन्क्वेस्ट, आप देख सकते कि हर्षवर्धन का मिलिट्री कन्क्वेस्ट। सो पहले तो राजश्री को उसने छुड़ाया, रेस्क्यूड राजश्री, किल्ड शशांक, कैप्चर्ड पंजाब टू बिहार, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया को बोला गया था, वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर टू गुप्ताज, ऑलमोस्ट गुप्ता जैसा था, लेकिन फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड और ज़्यादा हो गया था कंपेयर टू गुप्ता। गुप्ता में फ्यूडल सिस्टम था, डिसेंट्रलाइजेशन भी था, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ कैश, यहाँ पे सैलरी लैंड में देता था, उसमें कैश में नहीं देता था। टैक्सेशन वॉज लाइट, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ऐसा बोला जाता है कि 1/4 एंड टू 1/6 लेता था, लेकिन इस टाइम में 1/6 ही लेता था। फोर्स लेबर वॉज रेयर, लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6, पनिशमेंट वॉज टाइट। डिप्लोमेसी विद चाइना, ऐसा बोला जाता है कि वो चाइना के साथ डिप्लोमेसी इनका था। इकोनॉमी एंड सोशल, 4 वर्णा सिस्टम, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जो है ये वर्ण सिस्टम उस टाइम में भी था। लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण, ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा लैंड डोनेशन देते थे। स्वयंवर प्रोहिबिटेड, जो स्वयंवर पहले एक प्रथा था उसको इस टाइम में जो है वो बैन कर दी गई। विडो रीमैरेज बैंड, सती बिकेम प्रिवेलेंट, डाउरी वॉज कॉमन, ट्रेड वॉज डिक्लाइंड। कन्नौज असेंबली, देखिए बाद के टाइम में जो है वो
कन्नौज असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश किए थे। तो इट वाज प्रिसाइडेड बाय ह्यून शैंग द चाइनीज पिलग्रिमेज। उसमें 20 किंग्स, 1000 स्कॉलर्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, 3000 ब्राह्मण एंड जैन के जो मंक्स थे वो लोग उसमें आए थे। एंड 23 डेज तक कंटिन्यूसली ये असेंबली चला था। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी असेंबली में हर्षवर्धन जो है वो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया है, महायाना बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो है वो इलाहाबाद असेंबली, जो अशोका का जो पिलर है उसी पे वो इलाहाबाद असेंबली ऑर्गेनाइज किया था। 75 डेज तक चला था। उनके पास जितने भी वेल्थ थे सारे के सारे वेल्थ उन लोगों में बांट दिया था और बाद में वो भिक्षुक बन गया था, मंक्स बन गया था। बाणभट्ट जो बुक लिखा था पार्वती परिणय, हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी। हर्षा खुद बुक लिखे थे नागनंदा